हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्धा योजना, या इसी को हम लोग बेसिक एजुकेशन बोलते हैं या बुनियादी शिक्षा बोलते हैं। देखिए, हम लोग को जो कोर्स 2 है कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, उसी के हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है। देखिए, महात्मा गांधी से हम लोग से दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है कि महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा का वर्णन करें, और दूसरा पूछता है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। इससे पहले हम एक थिंकर आपको पढ़ा दिए हैं, विवेकानंद, और अभी दो थिंकर हम लोग पढ़ाएंगे जो वेस्टर्न थिंकर है, एक जॉन डीवी और एक फ्रोवेल। वो पढ़ा देंगे तो आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। जो बीएड जो 2020 में जो फर्स्ट ईयर का बिहार यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, ये 4 इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज से आपको 2 थिंकर आने की पूरा उम्मीद है। इसी 4 में से कोई 2 आएगा। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। मतलब बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी है, जिसे हम लोग राष्ट्रपिता, विश्वविख्यात, बहुत बड़े शिक्षाविद भी है, उनके नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न किया। मतलब जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी सर्वप्रथम क्या किया? भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि किसी भी देश के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए वहाँ के मनुष्यों में शिक्षा का उचित प्रबंधन होना चाहिए। मतलब किसी भी देश को, मतलब सामाजिक एवं आर्थिक स्तर जब ऊंचा करने के लिए, मतलब उसको ऊंचा करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? मनुष्यों में शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही समस्त समस्त दोषों का एकमात्र उपचार का साधन है। मतलब शिक्षा ही, जितना भी दोष है, जितना भी समस्या है, उस सब का समस्या का उपचार का साधन कौन है? शिक्षा ही। महात्मा गांधी ने देखा कि उस समय के प्रचलित शिक्षा पद्धति भारत के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी, वह क्या था कि मतलब भारत के लिए उपयोगी नहीं था, क्योंकि प्रचलित शिक्षा शाब्दिक एवं पुस्तकीय थी। मतलब जो उस समय की जो जो शिक्षा थी वो क्या थी? मतलब शाब्दिक एवं पुस्तकीय थी। प्रचलित शिक्षा बालकों को ऐसी सूचनाएं प्रदान करती थी जिसका एक संबंध उसके जीवन से बिल्कुल नहीं था। मतलब जो प्रचलित शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा थी, वो क्या करती? बालक को ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराती थी जिससे उसका जीवन से संबंध नहीं था, जिससे उसका सर्वांगीण विकास नहीं होता था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937, मतलब वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। ये देखिए इसमें क्या क्या होता है, ये देखते हैं। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने इस समस्या को हल करने के लिए 13 जुलाई 1937 ईस्वी को हरिजन नामक प्रतीक जो उनका पत्र था, उनमें शिक्षा संबंधित एक लिख लिखा। मतलब जब महात्मा गांधी ने इस समस्या को हल करने के लिए 13 जुलाई 1937 ईस्वी को हरिजन नामक पत्रिका उनका एक प्रकाशित हुआ था, जो 1937 में, उसमें शिक्षा संबंधित एक लेख लिखे थे। देखिए उस लेख में क्या लिखे थे? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के द्वारा बालक की आंतरिक अंतर्शक्ति को विकसित करना है। देखिए, शिक्षा से मतलब महात्मा गांधी कहना चाहते थे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय ऐसा होना चाहिए, शिक्षा जो बालक के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के द्वारा बालक का आंतरिक अंतर्शक्ति, जो उसका अंदर जो शक्ति है, उसका क्या होना चाहिए? विकसित होना चाहिए। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। मतलब उनका कहना था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। साक्षरता न तो शिक्षा का आदि है और न ही अंत है, वह तो मनुष्य का शिक्षित बनाने के लिए अनेक साधनों में से एक है। उनका कहना था कि साक्षरता न तो शिक्षा का आदि है और न ही अंत है, वह तो मनुष्य को एक शिक्षित बनाने के लिए एक साधन है। अतः शिक्षा का आरंभ साक्षरता से नहीं बल्कि कार्य से करना चाहिए। मतलब शिक्षा का आरंभ कहना से करना चाहिए, साक्षरता से नहीं बल्कि कोई कार्य से करना चाहिए, उससे हमको शिक्षा मिले, वही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी को शिक्षाविदों की एक सभा बुलाई वर्धा में, जिसे हम लोग वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये शिक्षा वर्धा में हुई थी, इसी सम्मेलन को इसीलिए हम क्या नाम से जानते हैं? वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में सभी शिक्षाविदों ने अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत की। मतलब मतलब सम्मेलन में सभी शिक्षाविदों ने अपनी क्या की? शिक्षा योजना को प्रस्तुत की। और विचार विमर्श के पश्चात वर्धा योजना निम्नलिखित सुझाव पर आया, जो निम्न है। देखिए, पहला क्या इसमें सुझाव दिया गया था कि बेसिक शिक्षा में 7 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। मतलब बेसिक शिक्षा में क्या होना चाहिए? 7 से 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। मतलब शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मतलब जहाँ का जो मातृभाषा है उस भाषा में होना चाहिए। तीसरा था, बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प या उद्योग पर आधारित हो। मतलब जो जितना भी शिक्षा हो, उसका संबंध किससे होना चाहिए? आधारभूत शिल्प या उद्योग पर आधारित हो।
5वां है शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर, मतलब जितना भी शिल्प का चुनाव हो वो बच्चे के मतलब योग्यता और रुचि पर आधार होता है, मतलब टीचर द्वारा ना बोला जाए तुम यही शिल्प करना है, नहीं, बच्चा की रुचि एवं योग्यता के आधार पर होना चाहिए। और 6 नंबर है कि बच्चों द्वारा बने शिल्प को बेचा जाए और उसे उनसे आर्थिक लाभ स्कूल में व्यय लगाया जाए, मतलब बच्चों द्वारा जो शिल्प बनाया जा रहा है उसको बाजार में बेचकर उसका आर्थिक लाभ किसको होना चाहिए, स्कूल में व्यय करना चाहिए। अब देखते हैं बेसिक शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ बेसिक एजुकेशन। वर्धा योजना को बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था, सीटेट में नहीं कोई इंट्रांस हुआ था जो एजुकेशन से रिलेटेड था, उसमें पूछा गया था कि वर्धा योजना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नई तालीम के नाम से उसमें ऑप्शन था, यही उसका सही आंसर था, नई तालीम के नाम से नहीं जाता। कोई एजुकेशन टाइप एग्जाम हुआ था उसी में क्वेश्चन था। किंतु यह शिक्षा योजना बेसिक शिक्षा के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ, लेकिन यह जो शिक्षा था किस नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, बेसिक शिक्षा योजना के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ। हम जानते हैं कि बेसिक शब्द का अर्थ होता है आधारभूत, मतलब हम लोग जानते हैं कि बेसिक शब्द का अर्थ क्या होता है, आधारभूत, जिसे फाउंडेशन भी बोलते हैं। अतः इस शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा इसीलिए कहा गया क्योंकि यह शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति एवं शिक्षा संगठन के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। आइए अब देखते हैं बेसिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है बालकों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान किया जाना जो उनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं और रुचियों से संबंधित हो। मतलब ऐसा शिक्षा मतलब आप प्रदान कीजिए, मतलब ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान कीजिए शिक्षा के माध्यम से जो जिससे बालक की जो बुनियादी आवश्यकता हो एवं उसके जो रुचि से संबंधित हो उसके द्वारा उसका क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आइए अब देखते हैं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य, मतलब बुनियादी शिक्षा का क्या उद्देश्य था, मतलब उससे क्या उद्देश्य था। बुनियादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे कि पहला उद्देश्य था आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक एम। इस उद्देश्य के दो लक्ष्य थे, मतलब इस आर्थिक उद्देश्य के क्या थे, दो लक्ष्य थे। पहला था बालकों द्वारा बनाई जाने वाले वस्तुओं को बेचकर विद्यालय में व्यय होना चाहिए, मतलब बालक जो कोई भी शिल्प बनाए उसको क्या होना चाहिए, उसको बाजार में बेच कर क्या करना चाहिए, विद्यालय में उसका व्यय हो। दूसरा था बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालकों में किसी उद्योग द्वारा धन का अर्जन को, मतलब जो इकोनॉमिक उद्देश्य था, जो आर्थिक उद्देश्य था, उसका दूसरा लक्ष्य था कि बुनियादी शिक्षा जो प्राप्त कर लेंगे उसके पश्चात जो बालक होंगे किसी उद्योग में क्या करेंगे, धन का अर्जन करेंगे। दूसरा है नैतिक लक्ष्य, किसका, मतलब बुनियादी शिक्षा का। आधुनिक भारतीय समाज अविराम गति से अनैतिक पतन की ओर बढ़ रही थी, मतलब जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसके कारण क्या हुआ था कि आधुनिक भारतीय शिक्षा समाज थी अविराम गति से क्या थी, अनैतिक पतन की ओर बढ़ रही थी। अतः बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य था कि बालकों में नैतिक विकास करना। अब आइए देखते हैं सांस्कृतिक उद्देश्य क्या थे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ा दोष यह था कि इस शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराकर बालकों को पश्चिमी सभ्यता के आदर्शों एवं विचारों को भक्त बनाया जा रहा था। मतलब उस समय का जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी वो क्या कर रहा था, भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराकर बालकों को पश्चिमी सभ्यता के आदर्शों एवं विचारों को भक्त बनाया जा रहा था। अतः बुनियादी शिक्षा के द्वारा भारत के परंपरागत संस्कृति का विकास करना था। देखिए चौथा लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य था नागरिकता का उद्देश्य, एम ऑफ सिटीजनशिप। जनतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है। मतलब जो जनतंत्रीय शासन प्रणाली होती है, मतलब सो लोकतंत्र होता है। तो देखिए लोकतंत्र के बारे में एक बहुत अच्छा डिफिनेशन कौन दिए हुए हैं, अब्राहम लिंकन, कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन कौन होता है, जनतंत्र होता है, प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के प्रति क्या होता है, अपने कर्तव्यों को समझता है। मतलब जनतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, शासन के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के प्रति क्या होता है, अपने कर्तव्यों को समझता है। अतः व्यक्ति में इन कर्तव्यों एवं अधिकारों को उपयोग तभी कर सकता है जब उसके प्रति वह सहज होगा, मतलब उसके प्रति सतर्क होगा। इसीलिए बुनियादी शिक्षा व्यक्ति में नागरिकता के सब गुणों का विकास करती है। अब देखते हैं बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब बेसिक शिक्षा में कौन कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किए। देखिए पहला था आधारभूत शिल्प, मतलब उनमें आधार, इसके अंतर्गत निम्नलिखित शिल्प आते थे, इनमें से कोई एक को सीखना था। मतलब आधारभूत शिल्प के अंतर्गत मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्या था, शिल्प दिया गया है, इसमें से कोई एक सीखना था। देखिए इसमें है कृषि सीखिए, दूसरा है कटाई बुनाई सीखिए, तीसरा था मिट्टी का काम जैसे खिलौना और बर्तन जो बनता है मिट्टी का उसको सीखना था, चौथा था पुस्तक कला, मतलब कागज एवं कार्डबोर्ड की काम, आगे है लकड़ी के काम, फिर आगे है चमड़े का काम, फिर था मछली पालन भी सिखाया जाता था, फल और सब्जी की बागवानी के बारे में सिखाया जाता था। तो ये पाठ्यक्रम में होना चाहिए। गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए था। एक इसमें था आधारभूत शिल्प में था, इसमें से कोई एक सीखना था। फिर था मातृभाषा, मतलब जितना जो भी पाठ्यक्रम हो किस भाषा में हो, मातृभाषा में हो। तीसरा था गणित, मतलब पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, गणित अवश्य रूप से होना चाहिए। चौथा था
सामाजिक सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र था। फिर था सामान्य विज्ञान में क्या था, प्राकृतिक विज्ञान जिसे नेचुरल हम लोग साइंस बोलते हैं। फिर वनस्पति विज्ञान था जिसे हम लोग बोटनी बोलते हैं। फिर जीव विज्ञान था फिर उसके बाद रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी था। फिर आगे है 6 नंबर स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ विज्ञान भी उसमें था। 7 था नक्षत्रों के ज्ञान, जो ग्रह उरह के बारे में जो जानकारी होता है उसका भी वहाँ पे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। फिर था संगीत कला एवं चित्रकला। फिर आगे है हिंदी, जहाँ के मातृभाषा रूप में न हो, मतलब हिंदी जहाँ मातृभाषा हिंदी न बोला जाए वहाँ पे क्या हो, हिंदी होना चाहिए। 10वां था शारीरिक शिक्षा, जिसमें व्यायाम और खेलकूद आता था। अब देखते हैं बुनियादी शिक्षा के शिक्षण विधि। बुनियादी शिक्षा का निम्नलिखित शिक्षण विधि थे। तो पहला था क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिया विधि। एक्टिविटी मेथड क्या कहता है, यह शिक्षण विधि करके सीखने पर बल देता था। कोई चीज़ हम करके सीखते हैं उसी पर यह बल देता था क्रिया विधि। एक चीनी कहावत है, हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हम उसको भूल सकते हैं। तो एक चीनी कहावत है कि हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उसको भूल जाए, मतलब कोई चीज़ हम सुने तो उसको क्या करें, हम भूल सकते हैं, मतलब भूल सकते हैं। हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसे हम क्या याद रख सकते हैं, हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसे क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम करके सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। मतलब हम जो अपना से जो चीज़ कर लेंगे उसको हम क्या करेंगे, नहीं भूल सकते। इसलिए देखते हैं कि कॉलेज में कोई कॉलेज मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, तब उसके बाद में क्या कराया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। मतलब बच्चों द्वारा वो चीज़ करवाया जाता है, मतलब वो चीज़ याद रहे, इसी यही क्रिया विधि होता है। अब देखते हैं मौखिक विधि, 2 नंबर है ओरल मेथड। इस विधि का प्रयोग महात्मा गांधी ने किए थे। मौखिक विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित विधि आती थी, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, व्याख्यान विधि एवं कथा कहानी विधि। मतलब मौखिक मतलब मुंह से जो हो, जैसे प्रश्नोत्तर विधि मतलब आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछ के जो होता था क्विज टाइप का। फिर था कि तर्क विधि, मतलब तर्क पर आधारित, ये सब मौखिक रूप से ही था। फिर व्याख्यान विधि था और कथा कहानी विधि था। अब देखते हैं अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत गांधी जी ने कहे थे कि बच्चे अनुकरण से जल्दी सीखते हैं, मतलब अनुकरण विधि द्वारा कि बच्चे कोई बड़े आदमी को देखकर वो जल्दी सीख जाते हैं, इसीलिए बोले थे कि इस विधि के अंतर्गत गांधी जी ने कहे थे कि बच्चे अनुकरण का मतलब होता है कि नकल करना, कोई चीज़ को देखकर उसका नकल करना। अब देखते हैं सहयोगी विधि, कोऑपरेटिव मेथड। इस विधि का प्रयोग क्राफ्ट की शिक्षा में अत्यंत आवश्यक, मतलब कोई चीज़ हम पेंटिंग करेंगे चाहे कोई चीज़ करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि क्राफ्ट की शिक्षा में अध्यापक एवं विद्यार्थियों को एक साथ काम करना पड़ता है। जो क्राफ्ट होता है उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें विद्यार्थी और अध्यापक एक साथ काम करते हैं, इसलिए उसमें सहयोग चाहिए, इसलिए सहयोग विधि दिए थे। अब देखते हैं सहसंबंध विधि, को रिलेशन मेथड। इस विधि को बेसिक शिक्षा के सबसे अधिक जोर दिया गया था। मतलब को रिलेशन जो था इस विधि में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था बेसिक शिक्षा में, क्योंकि कोई भी विषय को सहसंबंध करके पढ़ाने से वो विषय बहुत सरल हो जाता है। मतलब कोई विषय को हम जितना कोई विषय से सरल करके पढ़ाएंगे वो विषय उतना सरल हो जाता है। इसीलिए बुनियादी शिक्षा में सहसंबंध विधि सबसे उपयोगी है। और बुनियादी शिक्षा में क्या है, बुनियादी शिक्षा में जो सहसंबंध विधि है सबसे उपयोगी है। आगे देखते हैं बेसिक शिक्षा का गुण या विशेषता। देखिए बेसिक शिक्षा का गुण या विशेषता क्या था कि देखिए पहला था क्रिया प्रधान शिक्षा। मतलब इसमें क्या था, पहला क्रिया प्रधान एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन था। देखिए बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान थी, क्योंकि बुनियादी शिक्षा में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता था। मतलब बुनियादी शिक्षा में किस पर बल दिया जाता था, करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता था। अब 2 नंबर में देखते हैं बालक बालक प्रधान शिक्षा। मतलब जो बुनियादी शिक्षा का गुण क्या है, विशेषता, यह बालक प्रधान शिक्षा था, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा बालक प्रधान थी, इसमें बालक की आवश्यकता एवं रुचियों को ध्यान में रखा जाता था। मतलब ये क्या था कि मतलब इसको बोल देते हैं बालक प्रधान शिक्षा। मतलब इसमें क्या था, बालक के आवश्यकता एवं रुचियों पर ध्यान रखा जाता है, इसलिए बालक प्रधान शिक्षा था बुनियादी शिक्षा। तीसरा था गृह स्कूल और समाज में समाज, मतलब समाज में मतलब सबको मिला कर चलना। मतलब जो गृह था मतलब घर था, स्कूल था और समाज को यह बुनियादी शिक्षा मिला के चलता था। बुनियादी शिक्षा गृह स्कूल और समाज के जीवन में सामंजस्य स्थापित करती थी। आगे देखते हैं आर्थिक आधार। मतलब इसका आर्थिक आधार मतलब था गुण था। बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक था। बुनियादी शिक्षा का आर्थिक आधार कहने के 2 तर्क है। तो इसका 2 तर्क क्या है, पहला है कि बुनियादी विद्यालयों में बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं का विद्यालय का कुछ व्यय निकल जाता था। मतलब जो बुनियादी शिक्षा से बालक द्वारा कोई चीज़ शिल्प बनाया जाता है उसको बेचकर विद्यालय क्या 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 होता था, व्यय निकल जाता था। दूसरा क्या था, बालक किसी हस्तलिपि को सीखकर अपने भावी जीवन में धन का अर्जन कर सकता है। मतलब कोई भी हस्तलिपि मतलब सीख लेंगे स्कूल में, मतलब जैसे मछली पालन हुआ या कोई भी मतलब हुआ जो मतलब उसमें था, उसके पाठ्यक्रम में जो जितना शिल्प था कि उसको सीख लेंगे तो भावी जीवन में क्या करेंगे, अपने भविष्य में धन का अर्जन करेंगे। छठा है सामाजिक आधार। बुनियादी शिक्षा का आधार सामाजिक था, क्योंकि बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने से बालक के अंदर अनेक प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होता था। जैसे बालक में हस्तशिल्प के माध्यम से सेवा और स्नेह का
स्नेह सहयोग आदि का सामाजिक गुण का विकास होता था। मतलब उनका कहना था कि बुनियादी शिक्षा का आधार सामाजिक है, क्योंकि इसमें बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने से बालक के अंदर अनेक प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैसे जैसे उसमें हस्तशिल्प था, उसके माध्यम से क्या होता है कि स्नेह सहयोग आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं क्या है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत बुनियादी आधार हस्त क्रिया विधि पर आधारित थी। जो बुनियादी आधार थी किस पर आधारित थी? हस्त मतलब हाथ द्वारा क्रिया विधि पर आधारित थी। इसलिए बुनियादी शिक्षा को हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, किसे कहते हैं? तो बुनियादी शिक्षा को कहते हैं। बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था अपने हरिजन नामक पत्रिका में, शिक्षा से मेरा तात्पर्य शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास के द्वारा उसके आंतरिक अंतशक्ति का विकास हो। मतलब बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि अपने हरिजन नामक जो उनका पत्र था उसमें कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय ऐसी शिक्षा से होनी चाहिए जिससे बालक के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के साथ उसके आंतरिक अंतशक्ति का विकास हो सके। तो हम कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा के द्वारा ही देश के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा हो सका है। मतलब हम कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा के द्वारा ही देश का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है।